नमस्कार भारत, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल माइली थॉटफुल पे। आफ्टर एएसओ जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वीडियो, बहुत लोगों ने डिमांड किया था सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में, यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में। तो आज पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसी के बारे में लेंगे और देखते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें आपको पता चलती हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि सब चीज़ मैं इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा, सो नो वरीज। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसको कि अब जीएसटी इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये है क्या, देखो, अंडर सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जीएसटी इंस्पेक्टर अब बना है जब से जीएसटी इंडिया में लागू हुआ है। आपको पता होगा 2017 में। ये ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है, इसमें गैजेटेड नहीं है ये पोस्ट, और एग्जीक्यूटिव कैडर के अंडर में आता है। दूसरा पॉइंट, जीएसटी इंस्पेक्टर इज अ पोस्ट जो कि सीबीआईसी में भी होते हैं ना, जो कि मैंने यहाँ पे बताया सीबीआईसी में होते हैं। कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, अगर टैक्स से रिलेटेड है तो फिनेंस का ही पार्ट होगा। तीसरा पॉइंट, काम क्या है जीएसटी इंस्पेक्टर का? देखो, सबसे पहला काम है एनफोर्सिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस लॉ। जो भी जीएसटी के लॉज हैं और रेगुलेशंस है इंडिया में, सभी जगह लागू करवाना, हर बिजनेसेस में लागू करवाना, वो उनका काम है। दे आर रिस्पॉन्सिबल। अब उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनके ऊपर जिम्मेदारी है इंस्पेक्शन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, अगर कुछ उसमें त्रुटि मिलती है, कुछ गड़बड़ दिखता है, ऑडिट करना यानी कि मिलाना चीज़ों को, और इंश्योर करना कि चीज़ें जीएसटी लॉ से चल रही हैं। और अगर कहीं पे त्रुटि मिलती है, दिक्कत होती है, गलत काम हो रहे हैं, इलीगल काम, तो एनफोर्सिंग पेनाल्टीज एंड फाइन्स फॉर एनी वायलेशंस। अब मैं आगे आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर्स को गन भी प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ, बंदूक भी मिलती है। अब वो गोली चलाने के लिए क्या है, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, जीएसटी इंस्पेक्टर हैव आल्सो द अथॉरिटी टू सीज गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, कहीं अगर इलीगल काम हो रहा है तो वो लोग रेड मारेंगे, सीज कर लेंगे सभी चीज़ों को, और अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर जीएसटी ऑफेंस बहुत बड़ा है तो। घोटाला जिसको हम लोग कहते हैं, अगर घोटाला चल रहा है तो उसको अरेस्ट भी करेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन उनके पास पावर होती है। दे में ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे वो लोग जीएसटी मैटर्स पे बिजनेसेस को। अगर कोई बिजनेस आता है, उसका जीएसटी के बारे में जानकारी चाहिए कि हाँ जीएसटी क्या है, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बड़े बड़े बिजनेसेस में आपको पता है कि जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाना इनका भी काम है, मेनली इनका ही काम है चीज़ों का। अब आइए आगे देखते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। 30 साल की उम्र तक आप दे सकते हो इस एग्ज़ाम को, ये मतलब बनने के लिए। और कहाँ से होता है सबको पता है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है, कोई भी डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है, 30 वर्ष की आयु तक आप कभी भी फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करोगे और एग्ज़ाम दे सकते हो। नेशनैलिटी क्या है आपके नज़र के सामने है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भूटान, नेपाल, तिब्बतियन रिफ्यूजी 1 जनवरी 1962 के बाद जो सेटल हुआ है, पहले पहले बिफोर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक फील्ड वर्क भी है, इसमें फील्ड वर्क तो होता है, इसलिए ये थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता पड़ जाती है। और फिजिकलिटी में ऑब्वियस सी बात है, मेल के लिए फीमेल के लिए अलग अलग होंगे। गन प्रोवाइड किया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे मैं बताऊंगा। कलर ब्लाइंड अगर आप हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए। कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट्स आते हैं, अब गूगल पे जाना, सर्च करना, कलर ब्लाइंडनेस के इमेजेस आते हैं। आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो आपको बताएगा। अगर आप चीज़ों को उसमें पहचान पाओगे नंबर्स के साथ में या इमेज के साथ में, इसका मतलब कि आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, अदरवाइज आप हो। ये सब आप चेक ज़रूर कर लेना। मेल के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, 157.5, फुल्ली एक्सपैंडेड 81 सेंटीमीटर, यानी कि सांस पूरी भर के 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, विथ अ फुल्ली एक्सपैंडेड विथ अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। यस, 81 आपकी जनरल होनी चाहिए, पहली चीज़। और जब आप सांस भर लोगे ना पूरा, तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए आपका, यानी कि 86, नियरली 86 होना चाहिए सांस भरने के बाद पूरी। वॉकिंग होती है, साइकिलिंग होती है,
1.6 किलोमीटर मेल को जाना पड़ेगा 15 मिनट के अंदर में, फीमेल को जाना पड़ेगा 0.8, नॉट 8 किलोमीटर, 0.8 इन 30 मिनट्स। ओ बेग योर पार्डन, बेग योर पार्डन, बेग योर पार्डन, सही है ये, सही है। मुझे लगा ये फीमेल का आ गया क्या, नहीं। साइकिलिंग, यस, 8 किलोमीटर 30 मिनट्स, ठीक है, साइकिलिंग के लिए। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, वेट 48 kg, वॉकिंग 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, वॉकिंग के लिए, और साइकिलिंग कितना है 3 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। ये फीमेल की रिक्वायरमेंट्स है फिजिकलिटी की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग और जॉब प्रोफाइल क्या क्या होता है। ये थोड़ा डीप है, मैं आराम से एक चीज़ आपको बताऊंगा, आराम से आप वीडियो को देखना। देखो, आफ्टर द सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर एलोकेटेड। देखो, सेंटर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज जो है वो एलोकेट करती है, और ये कैसे एलोकेट होता है चीज़ें, आपके मेरिट के बेसिस पे होगा और प्रेफरेंस, यानी कि जैसे मान लो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया, ठीक है, आपने सोचा कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर ही चाहिए, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया, आप रैंक 4, 5, 6 ऐसे कुछ हो, और आपने कुछ एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस दिया। पहले आपका मेरिट देखा जाएगा, उसके बाद चेक होगा कि आपका प्रेफरेंस क्या है। अगर उस मेरिट के हिसाब से आपके प्रेफरेंस पे सीट अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगा। बस यही फंडा चलता है। कहाँ कहाँ पे रहते हैं पोस्टेड, एयरपोर्ट्स पे पोस्ट होते हैं, रीजनल हेडक्वार्टर में रहेंगे, कस्टम हेडक्वार्टर में रहेंगे, इवन डेप्यूटेशन पे वो सीबीआई में भी जा सकते हैं, कस्टम्स डिपार्टमेंट में। ट्रेनिंग पीरियड कैसी होती है अब ये हम लोग जानते हैं। देखिए, ट्रेनिंग पीरियड यूजुअली 1 मंथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, ये रहा, 1 मंथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इन सम केसेस 2 से 3 महीने तक भी टाइम लगता है। अभी रिसेंटली एक से मेरी बात हुई थी, उसका ट्रेनिंग नियरली 6 मंथ्स के आसपास स्टार्ट हुआ था, 6 मंथ्स के आसपास स्टार्ट हुआ था, यस, ट्रेनिंग उसका, यानी कि 5-6 महीना कंटिन्यूअसली ऐसे ही ऑफिस आना जाना था। अब ट्रेनिंग के लिए देखो कहाँ होती है ट्रेनिंग। सबसे पहले ट्रेनिंग इज मैंडेटरी, 2 महीने का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, पैसे बिल्कुल उतना ही मिलता है जितना मिलना है। जोनल नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स में होगा, जहाँ पे भी आपका होगा सेंटर शहर में, या फिर इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स में होगा। इस टाइम में लेक्चर्स दिए जाते हैं सेंट्रल एक्साइज सिस्टम पे, जीएसटी सिस्टम पे, और ई गवर्नेंस पे, ऑफिशियल नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग सिस्टम पे, ठीक है। अब देखिए, वेपन इज ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है, यही मैं तब से बात कर रहा था, वेपन ट्रेनिंग भी कराई जाएगी आइदर इन द स्टेट पुलिस एकेडमी और सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर। अब आप इस चीज को समझो, आपकी वेपन ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको गन चलाना सिखाया जाएगा, ठीक है। अब वो ट्रेनिंग कहाँ होगी, ट्रेनिंग या तो आपके स्टेट में या आपके शहर में कोई पीटीएस में होगी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में होगी, या फिर आपको सीआईएसएफ के ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ पे कि आपको गन वन चलाना सिखाया जाएगा, ठीक है। द वर्क प्रोफाइल ऑफ एन एक्साइज इंस्पेक्टर इज मेनली कैटेगराइज्ड एज फील्ड पोस्ट। जनरली फील्ड पोस्ट होता है, डेस्क पोस्ट भी होता है। अब समझिए, अगर आप एक बार फील्ड पोस्ट में चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा फील्ड पोस्ट में ही रहेंगे। हर 2 साल बाद ये रीशफलिंग होगा, 2 ईयर्स के बाद में, और फिर आप हो सकता है कि आप डेस्क पे आ जाओ। तो हो सकता है ये इंटरचेंज चलता रहे, कभी आप डेस्क पे हो, कभी आप फील्ड पे हो, कभी आप रेड कर रहे हो, कभी आप बैठ के क्या कर रहे हो, अभी मैं बताता हूँ। घर पे, सॉरी, ऑफिस में आपको क्या करना पड़ेगा, डेस्क पे। एन एक्साइज इंस्पेक्टर फोकसेस ऑन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मेनली। जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, कलेक्शन ऑफ सेंट्रल गुड्स, सर्विसेज, टैक्स, ठीक है। सबसे पहली चीज, फील्ड वर्क क्या काम करता है, कलेक्टिंग कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज एंड सर्विस टैक्स। जो भी गुड्स पे लगता है, जो भी यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें कुछ जीएसटी लगती है। सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट पे वो एक्चुअली चेक करना होता है कि कोई चीज़ें सही हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ पे कोई घपला तो नहीं हो रहा है। दे एडमिनिस्टर ऑल द प्रोसेसेस अराउंड इट, दे प्रिवेंट स्मगलिंग। कोई गलत चीज़ तो आ जा नहीं रही है विदाउट टैक्स, विदाउट सरकार की जानकारी। और जीएसटी यानी कि सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी कलेक्ट करना आपका काम है। एन एक्साइज इंस्पेक्टर एक तरह से आप समझो बैकबोन है ना जीएसटी। देश चलता है लोगों के टैक्स से, पैसे से। सरकार का फंड कहाँ से आता है, लोगों के टैक्स से। और टैक्स ही अगर प्रॉपर नहीं आएगा तो सरकार अपने काम सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। तो ये जो है ना, बीच का जो धुरी है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है।
एक्साइज इंस्पेक्टर को फील्ड में रेड्स भी करने पड़ते हैं, जो कि टैक्स देने में फेल हो जाते हैं। कोई बिजनेस वाला अगर टैक्स देने में फेल हो रहा है तो उसके यहाँ रेड भी करेंगे। द ऑफिसर्स पोस्टेड इन फील्ड पोस्ट यूजुअली हैव इरेगुलर वर्किंग आवर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर आप फील्ड पोस्ट में हो तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आप कहीं जाते हो रेड करने के लिए, शाम का 6 बज गया, तो आप ये तो नहीं बोलोगे अरे टाइम प्लीज 6 बज गया, अब मेरे को घर जाना है। अब एक काम करिए, आप लोग ऐसे ही बैठे रहिए, अब मैं कल सुबह आऊँगा 10 बजे, आराम से रेड करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, चाहे रात का 2 बज जाए, रात का 3 बज जाए, रात का 4 बज जाए या सुबह के 6 बज जाए, तो इरेगुलर वर्किंग आवर्स रह सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। अब एक बात समझो, डेस्क जॉब में आपको क्या करना पड़ेगा। डेस्क जॉब सबसे आसान काम होता है, क्लरिकल वर्क होते हैं, ड्राफ्टिंग, मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग फाइल्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आरटीए, अगर कोई आरटीए मांगता है तो रिपोर्ट मेकिंग करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा। अब आप देखो इन्फ्लुएंस करोगे वर्क एनवायरनमेंट को, ऑब्वियसली अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो सबकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, है ना। अब आइए आगे देखते हैं सैलरी पे। मैं एक आपको लमसम चीज़ बताऊं पहले, मतलब अभी मैं दिखाऊंगा आगे आपको ओवरऑल क्या क्या होता है, बट पहले आप ये समझो कि बेसिक पे आपकी 44,900 होने वाली है। अगर आप सपना देख रहे हो जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का तो आपकी बेसिक पे इतनी रहेगी। आपकी इन हैंड सैलरी 63,000, 63,500 से लेके 74,000 होगी अभी इस टाइम पे, राइट नाउ। ये राइट नाउ की बात हो रही है, लेकिन अगर आप आगे जाओगे तो हो सकता है ये सैलरी बढ़ के 90 के हो जाए, ठीक है, क्योंकि डीए बढ़ेगा, 6 महीना बाद फिर से डीए बढ़ेगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बेसिक पे भी चेंज आ सकता है, 2026 में फिर से 8 पे कमीशन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बट ये इन हैंड सैलरी है आपकी। यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 आपको, ये एक यूनिफॉर्म जॉब भी है, ये एक यूनिफॉर्म जॉब भी है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये एक यूनिफॉर्म जॉब भी है। तो हर साल आपको 10,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए मिलेंगे, नए ड्रेस बनवाने के लिए सरकार की ओर से आपको मिलेगा हर चीज़। अब आइए समझते हैं एक बार कि कैसे करके आपका सैलरी बनता है। देखो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका पे स्केल 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। 4600 ग्रेड पे की ये जॉब है। ग्रेड पे बैंड, आप पे बैंड ये देख सकते हो, 9300 से लेके 34,800 है PB2 में। बेसिक पे आपका 44,900 है, जैसे मैंने आपको कहा। एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज में आपका HRA डिपेंड करेगा, 12,000, 8,000, 4,000। अभी करंट में डीए 45% चल रहा है, तो 20,000 के आसपास आपका बनेगा डीए। अब मैं अगर ओवरऑल बात करूं ग्रॉस सैलरी की, तो एक्स सिटी में बनता है 83 के, यानी कि 83,000। वाई सिटीज़ में बनता है 76 के, यानी 76,000। जेड सिटीज़ में बनेगा नियरली 72, 71,500 के आसपास। अब कुछ डिडक्शंस होंगे और सारे डिडक्शंस आपके सामने में, ये डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में आपका सैलरी यहाँ पे मैंने बता दिया इस रेंज में बनेगा। ये एक्स सिटीज़ के लिए है और ये जेड सिटीज़ के लिए, और बीच वाले के लिए आप समझ सकते हो कितना आएगा। आगे आते हैं। अब ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि प्रमोशनल क्या क्या चीज़ें हो सकती है। प्रमोशन भी तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के लिए यार यहाँ पे कम से कम आपको 7-8 साल देना पड़ेगा टू बिकम सुपरिटेंडेंट आफ्टर डिपार्टमेंटल एग्जाम। डिपार्टमेंटल एग्जाम दोगे, क्लियर करते हो तो 7-8 साल के आसपास का वो वेटिंग होगा सुपरिटेंडेंट बनने के लिए, ठीक है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट चीज, द फॉलोइंग प्रमोशन, यानी द पहला प्रमोशन आपका होगा टू द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट, ये एक गैजेटेड पोस्ट होगी, ये इसका सबसे बेहतरीन चीज है, यानी कि आपके पास खुद का स्टैंप होगा, आप गैजेटेड हो गए सिग्नेचर के लिए, है ना। होता है ना, गैजेटेड लोगों का साइन चाहिए होता है, तो ये गैजेटेड पोस्ट है। इसके 7-8 साल बाद आप नियरली बनोगे असिस्टेंट कमिश्नर। इसके 7-8 साल बाद फिर उसके 7-8 साल के आसपास आप डिप्यूटी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर कमिश्नर। सबका रेंज 7 से 8 साल के आसपास रहता है। अब एक बात समझो, अगर आप 21 साल की एज में, 21 ईयर्स की एज में अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हो, जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हो, तो मैं यहाँ से अगर 7 साल जोड़ूँ तो 28 में आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे। फिर मैं अगर 7 साल जोड़ूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, तो नियरली 35 पे आप बन जाओगे डिप्यूटी कमिश्नर। फिर अगर मैं 7 साल जोड़ूँ तो 42 में आप बन जाओगे ज्वाइंट कमिश्नर। फिर अगर मैं बोलूँ, ठीक है,
नहीं, यहाँ पे एक चीज़ की त्रुटि हो गई है। 21 में तो आप यहाँ बन ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है, राइट? ये तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग तो आपको जीएसटी से करना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जीएसटी भी। अब देखिए, अब सही होगा। मान लीजिए आपने जीएसटी 21 में ज्वाइन किया, 21 ईयर्स की एज में, मतलब आप एलिजिबल होते ही आप क्वालिफाई कर गए, ऐसा समझो। तो नियरली 28 की एज में आप बनोगे सुपरिटेंडेंट, 35 की एज में आप बनोगे असिस्टेंट कमिश्नर, 42 की एज में आप बनोगे डिप्यूटी कमिश्नर, 49 की एज में आप बनोगे 49 जॉइंट कमिश्नर, और 56 की एज में आप बन जाओगे कमिश्नर। यानी कि अगर आपको कमिश्नर बनना है, अगर आप उस जगह तक जा सकते हो समवेयर अराउंड ज्वाइंट कमिश्नर, तो आपको 25 के पहले एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप उन लोगों में से हो जो आप 25 साल से, या यूं कहूँ कि मैं 21-22 साल के हो, तो आपको टारगेट करना चाहिए कि अगले 2 साल के अंदर आप इस पोस्ट पे कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लो। तब फिर आपका लाइफ बहुत मजे से कटेगा, क्योंकि आप जब तक रिटायर होगे आप कमिश्नर बन जाओगे कहीं ना कहीं, जो कि बहुत बड़ा पोस्ट होता है, राइट? तो आई थिंक मैंने एक एक क्वेरी जितनी हो सकती थी सभी की क्लियर कर दी है, ठीक है? अब देखो, चूंकि ये एंड है, मैं आपसे कुछ चीजें कहूंगा। पहली चीज, मैथ्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट पेड कोर्स। आप वहाँ से जाके पहले पढ़ो, तैयारी करो, स्टार्ट करो। अगर आप 24 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनआरए सीईटी के बारे में मत सोचो। दूसरी चीज़, थैंक यू कहना चाहूँगा माइंडली थॉटफुल की तरफ से, यानी कि आपके चैनल की ओर से आप ही को थैंक यू यहाँ तक आने के लिए। तीसरी चीज़, और भी जितने पोस्ट्स हैं उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जैसे कि एएसओ हो गया, पीओ हो गया, डीए हो गया, सबकी है, और आगे और भी आएगी। तो इन चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स के फ्री क्लासेस के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं करा रहा हूँ, इंग्लिश स्टूडेंट के लिए, हिंदी स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ठीक है? दिस इज ऑल आई कैन से। हाँ, बट आप मैथ्स का प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक करो, क्योंकि सभी चीज़ें आपको पेड कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है मेरे तरफ से। एक एक चीज़ आपको करवाया जाएगा, इवन वो पेड कोर्स से भी ज़्यादा बेटर कोर्स है अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो, क्योंकि वो शायद अल्ट्रा पेड कोर्स है कहीं ना कहीं। होपफुली मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।